नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा की, और आज हम बात कर रहे हैं आपसे जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले की, और ये मसला है हैकिंग का। जी हाँ, जब से गलवान में इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स का फेस ऑफ हुआ है, तब से ये देखने में आ रहा है कि अचानक से भारतीय कंपनियों पर, भारतीय संस्थानों पर, भारतीय आम लोगों पर चाइना की तरफ से जो साइबर अटैक्स हैं वो अचानक से बढ़ गए हैं। मुंबई पुलिस का एक आकलन है जो बाकायदा उसकी जारी किया गया है एक बयान के तौर पर। उसमें कहा गया है कि बीते 5 दिनों में ही 40,000 से ज़्यादा हमले साइबर अटैक्स के हो चुके हैं, और साइबर जो हमला करने वाले जो लोग हैं, जो हैकर्स हैं, उनके निशाने पर इंडिया के जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, इस तरह के बड़े महत्वपूर्ण संस्थान हैं। इसके अलावा बहुत जानी मानी कंपनीज जो हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आईटी तक जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको तक टारगेट किया गया। इसके अलावा जो आम लोगों को जो मैसेजेस आ रहे हैं, जिसके बाद उनकी क्लिक करते ही सारी चीज़ें हैक हो जा रही हैं, उसके मामले लगातार अलग बढ़ रहे हैं। और लॉकडाउन में ये शिकायतें तो आ रही थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि गलवान के बाद जो चीन ने एक तरह से मैदान में मात खाई है, कहीं उसके बदले के तौर पर अब चीन ने अपने साइबर हमलावरों को तो सक्रिय नहीं कर दिया है। कैसे बचे इन हमलों से, बताएंगे आपको आगे। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों के साथ चर्चा। लद्दाख में नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया तो चीन बुरी तरह बौखला गया है। अब चालबाज चीन भारत को कमजोर करने के लिए नई नई साजिशें रच रहा है। तमाम हथकंडे अपनाने के बाद अब चीन ने भारत पर साइबर अटैक शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में चीन ने भारत की सुरक्षा पर 40,000 से भी ज्यादा बार लगाने की कोशिश की है। चीन की इन चालबाजियों की जानकारी महाराष्ट्र पुलिस की साइबर विंग ने दी है। विंग के मुताबिक पिछले 5 दिनों में भारत पर ताबड़तोड़ साइबर हमले हुए हैं। ये हजारों अटैक भारत के सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर हुए हैं। संख्या की बात करें तो अब तक चीन 40,300 बार साइबर अटैक कर चुका है। इस बार चीन भारत के आम नागरिकों को भी निशाना बना रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन हैकर्स के पास 20 लाख से ज्यादा भारतीयों की ईमेल आईडी है, जिनके जरिए ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद के लोगों को फ्री कोरोना टेस्ट का लिंक भेजकर निजी जानकारियां मांग सकते हैं। लिंक पर क्लिक और जानकारियां साझा करने भर से आपका अकाउंट खाली हो सकता है। साइबर सेल ने लोगों से ऐसा कोई भी लिंक क्लिक न करने को कहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चीन के साइबर अटैक को नाकाम करने में जुटी हुई हैं, लेकिन चीन के लिए भारत पर साइबर अटैक करना हमेशा से आसान रहा है, क्योंकि हम ज्यादातर चीन में बने गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे चीन आसानी से हैक कर सकता है। इसके अलावा चीनी हैकर्स जिन तरीकों से आपको निशाना बना सकते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। पहला तरीका है वेबसाइट डिफेंसिंग का। इसमें हैकर्स सरकारी वेबसाइट को हैक कर उनका विजुअल अपीयरेंस बदल देते हैं। दूसरा तरीका है फिशिंग या स्पीयर फिशिंग अटैक, जिसमें हैकर ईमेल या मैसेज के जरिए लिंक भेजते हैं, जिस पर क्लिक करते ही डेटा लीक हो जाता है। तीसरा तरीका है बैकडोर अटैक। इसमें हैकर्स कंप्यूटर में एक मालवेयर भेजकर यूजर्स की इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। चौथा तरीका है हनी ट्रैपिंग। इसमें दूसरे देश के जासूस या हैकर सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाकर या दूसरे देश के महत्वपूर्ण अधिकारी के किसी साथी की आईडी हैक कर उससे बात करने और खुफिया जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं। नीति आयोग भारत पर साइबर हमले और हैकिंग पर एक रिपोर्ट जारी कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग फिशिंग का शिकार होते हैं। देश में साइबर अटैक का 57% हिस्सा फिशिंग ईमेल का होता है। इस पर क्लिक करते ही यूजर का सारा डेटा चोरी हो जाता है। फिशिंग के बाद 41% अटैक मालवेयर के होते हैं। इसके बाद 30% अटैक स्पीयर फिशिंग के होते हैं, जिनमें चुनिंदा लोगों या कंपनियों को ही टारगेट किया जाता है। इसके बाद 20% अटैक डिनायल ऑफ सर्विस के होते हैं, जिसमें हैकर किसी कंपनी की सर्विस को बंद कर देते हैं। इसके बाद 19% हमले रैनसमवेयर के होते हैं,
जिसमें यूजर के कंप्यूटर पर फेक एंटीवायरस डाउनलोड हो जाता है। हाल ही में भारतीय एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया यानी CERT-IN ने एडवाइजरी जारी कर भारत को संभावित साइबर अटैक को लेकर आगाह किया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि फिशिंग मेल और डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के जरिए भारतीय साइबर स्पेस पर चीन अटैक कर सकता है। लॉकडाउन से लेकर अब तक इंटरनेट ही लोगों का सहारा बना है, तो इन 3 महीनों में हैकिंग के मामले 500 गुना तक बढ़े हैं। तो अगर आपको भी साइबर अटैक और हैकिंग से बचना है तो सावधानी रखना जरूरी है, जिससे आप इनका शिकार होने से बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं, जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, इसके पीछे चाइना की 2 बड़ी जो हैकिंग एजेंसीज हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि ये हैकिंग एजेंसीज चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर में काम करती हैं। और जब से भारत और चीन की सीमा पर तनाव उपजा है, यानी कि जून में, तब से इस जून में 200% ये मामले बढ़ गए। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि कहीं चाइना एक नए हथकंडे के तौर पर अब साइबर अटैक्स को भारत के खिलाफ अपने युद्ध के तौर पर तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है। इस पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ आज 3 खास मेहमान मौजूद हैं और इनसे हम मामले की गंभीरता तो पूछेंगे ही, साथ ही साथ बचना कैसे है इस पर ज्यादा फोकस रखेंगे। मेरे साथ हैं देश के जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जाने माने। डॉक्टर प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं एक एथिकल हैकर सचिन डेढ़िया जी। सचिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जैसे मैं कह रहा था कि जून में 200% मामलों का बढ़ जाना, और इन हैकर्स के निशाने पर आप देखिए ना, हमारे स्टैब्लिशमेंट्स कौन कौन सी हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को टारगेट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो फार्मा कंपनीज हैं, हमारी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, हमारी जो मीडिया है, और जो बाकी मिनिस्ट्रीज का मैंने नाम लिया। कितना खतरनाक है ये, और कितने चांसेस आपको लगते हैं कि इसके पीछे चाइना हो सकता है? देखिए, आज इस तरह के जो साइबर आक्रमण हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहे थे, एक्सेप्ट उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। दूसरी बात, ये कहना कि इसके पीछे चाइना है, उसके ठोस आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की आवश्यकता है, जो शायद कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता। लेकिन अगर आपकी भारत की नोडल एजेंसी जो साइबर सुरक्षा की है, उसने आपको औपचारिक रूप से चेतावनी दे दी है इस नए इम्पेंडिंग अटैक को लेकर, तो बताना चाहूंगा, इस तरह की चुनौती या इस चेतावनी पहले कभी नहीं आ रखी है, इसलिए इसको सीरियसली लें। देखिए, चाइना हमेशा भारत को एक प्रतिद्वंदी मांगता है, लिहाजा हमेशा टारगेट करता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो नेटवर्क्स हैं उनमें सेंध लगाई जा सके। अभी सर्टेन ने कहा है कि जो आक्रमण होंगे वो फिशिंग के माध्यम से होंगे। फिशिंग से मेरे हिसाब से सिलसिला केवल शुरू होगा, खत्म नहीं होगा। खत्म होने के लिए कहीं ना कहीं टारगेटिंग होगी भारत के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे वो बैंकिंग होगा, चाहे वो इंश्योरेंस होगा, चाहे वो पावर ग्रिड होगा या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड क्यों ना होगा। और चीन को अच्छी तरह मालूम है कि भारत काफी पिछड़ा चल रहा है। भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा संबंधी कानून नहीं है। भारत ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति जो है 2013 की, उसको केवल कागजी घोड़ा बना के कागजों पे दौड़ाया है, उसको अमल नहीं किया है। मीनवाइल भारत की तुलना में अगर देखें तो चीन काफी मीलों आगे चला जा चुका है। चीन के पास पिछले 3 सालों में 3 विशिष्ट प्रकार के साइबर सुरक्षा कानून पारित हो चुके हैं। वहां पर एक डेडिकेटेड साइबर आर्मी है, जो भारत के पास ये नहीं है। आज अगर भारत पे इस तरह का आक्रमण होता है तो हमें यह भी नहीं पता कि कौन कौन से स्टेक होल्डर ने क्या क्या काम करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फिलहाल मौजूद है ही नहीं। सरकार ने ना तो उसकी घोषणा करी है, ना उसको प्रकाशित किया है। और भारत में एक विशिष्ट एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो न केवल सरकार के हाथ में है, बल्कि साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी है। तो लिहाजा आपको दोनों सेक्टर्स को साथ लेकर चलना होगा। मुझे लगता है अभी तक हम बहुत देर तक सोते रहे हैं, लिप सर्विस देते रहे हैं साइबर सुरक्षा को लेकर। अब वो समय आ गया है कि अगर हम अब अपनी नींद से ना जगे तो ये आक्रमण जो होंगे वो कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने में अपना संपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
बिल्कुल। सचिन, मैं फटाफट आपके पास आना चाहूंगा। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, साइफर्मा एक सिंगापुर बेस्ड एक एजेंसी है और उसका ये दावा है, हम इसको पुष्ट नहीं करते, हमारी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। साइफर्मा ने एक ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर के उसमें पोर्टल में छापा है, उनका ये कहना है कि गोथिक पांडा और स्टोन पांडा ये दो ऐसे पोटेंशियल हैकिंग कैंपेन्स हैं जो कि चल रहे हैं और बाकायदा इनका एसोसिएशन है चाइनीज गवर्नमेंट का, और ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है जो भारतीय एजेंसीज हैं उन्होंने जो एक चेतावनी जारी की है, खासतौर से मुंबई पुलिस की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है उससे ये मेल खाते हैं। आपको क्या लगता है ये मोडस ऑपरेंडी क्या होती है इन लोगों की, कैसे करते हैं ये हैकिंग? जी बेसिकली ये जो आपने जो नाम लिया है पांडास का, उनका ये इनके हैकर्स के ग्रुप्स के नाम है। बेसिकली ये चाइना के हैकर्स के ग्रुप है जो बोलते हैं कि दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय दियर गवर्नमेंट इटसेल्फ, ये पूरा सपोर्ट है। और नॉर्थ कोरिया का एक ग्रुप का नाम है लेजरियस ग्रुप। तो इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसे होता है कि शायद ऐसे माना जाता है, जैसे डार्कनेट और डीप वेब के ऊपर ऐसी चर्चाएं हो रही है कि चाइना मिलके बहुत सारे साइबर अटैक्स करेंगे ताकि अपना ध्यान जो है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके ऊपर रहे, और शायद साइड से ऐसे अपनी जो छोटी मोटी कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके वहाँ से शायद कैश या वहाँ से फंड रेजिंग कर सकते हैं, वहाँ से मतलब वहाँ की हैकिंग, कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर हैकिंग करके पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है करके। सो ये जो अटैक्स है इट इज मतलब डार्कनेट के ऊपर ऐसे न्यूज़ है, जैसे उन्होंने साइबर फॉर्म ने जो निकाला है, वो जो उन्होंने न्यूज़ भी निकाली है वो भी उन्होंने डार्कनेट से ही निकाली है। वहाँ पे ऐसी तरह की न्यूज़ आ रही है कि अटैक्स ऐसे किए जाएंगे बिकॉज कोई भी फर्म, जैसे पवन जी ने भी बराबर बताया कि कोई भी फर्म अगर अटैक करेगा तो क्या वो अपने नाम से थोड़ी अटैक करेगा, कोई भी कंपनी या आर्मी। तो अगर ये अटैक कर भी रहे तो इतना पावरफुल अटैक्स कर रहे हैं ताकि अपना ध्यान जो है वो इधर कॉन्सेंट्रेट हो जाए, हम फोकस करें अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अपनी मेन कंपनीज के ऊपर, और जो हमारी छोटी मोटी कोऑपरेटिव बैंक्स है जहाँ पे वैसे भी साइबर सिक्योरिटी इतनी वीक है लेकिन जो ऑनलाइन आ चुके हैं वहाँ पे हैक होके वहाँ से फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं करके। तो मोडस ऑपरेंडी शायद ऐसा भी है कि सर टारगेट करो, बड़े बड़े अटैक्स करो ताकि ध्यान उधर रहे, और साइड में कोई छोटे मोटे अटैक्स सक्सेसफुल हो जाएंगे और जो नज़र में भी नहीं आ जाएंगे और उनका काम भी हो जाएगा। एंड बेसिकली अभी इन लोग शायद मेलवेयर इन्फिल्ट्रेट कर रहे होंगे। मतलब ऐसा है कि इन लोग ने कोविड के टाइम पे जो पिछले 2-3 महीने का टाइम था, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मेलवेयर डाल के रखे हुए होंगे। अभी शायद कुछ और भी एक्शन नहीं लेंगे या अभी कुछ नुकसान नहीं करेंगे। दे विल वेट कि जब बॉर्डर के ऊपर थोड़ा कुछ अगर ज़्यादा तू मैं हो जाती है या कुछ ज़्यादा पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली कुछ ज़्यादा न्यूज़ मतलब कुछ खराब होता है, देन दे विल एक्टिवेट द मेलवेयर। मतलब अभी तो इन लोग खाली टेस्ट भी कर रहे होंगे कि भाई हमारे मेलवेयर चल रहे हैं, हमारा अटैक्स कितना स्ट्रांग है, और शायद तो ऐसी पॉसिबिलिटीज ये भी है कि ऑलरेडी थोड़े बहुत मेलवेयर तो इन्फिल्ट्रेट करके आ भी चुके होंगे, क्योंकि जो फिशिंग अटैक जो होता है वो तो फिर भी दिखता है, मेल स्कैनिंग में होता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक फिर भी दिखता है क्योंकि वो फायरवॉल्स के उसके थ्रू होता है। बट अगर किसी ने मेलवेयर, ये एपीटीज जिसको बोलते हैं, अगर वो डाल के रखे हुए होते हैं, वो तो कंप्यूटर और फोन में मतलब छुप के तरीके से चलते रहते हैं, वो जागरूक भी नहीं रहते हैं, वो बस खामोशी की तरह बैठे रहेंगे और जब चाहे तब उनको एक्टिवेट कर सकते हैं बेसिकली। तो शायद यही इनका पिछले 2-3 का प्रशांत जी ये बिल्कुल ऑल राइट मैं आऊंगा, मैं फटाफट से प्रशांत जी के पास चलता हूं। प्रशांत जी देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि भाई इनके काम करने के तरीके में भी आया, पहले तो ये वेबसाइट्स को क्या करते थे, डिफेस कर देते थे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की, लेकिन अब ये एक्सफिल्ट्रेट कर रहे हैं डेटा जो हमारे इंपॉर्टेंट सर्वर्स हैं और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सर्वर्स हैं, अब वहां से ये डेटा एक्सफिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना ये बड़ी साजिश आप इसको मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप जो महाराष्ट्र साइबर ने फिगर रिलीज की है वो 40,000 के करीब हैकिंग के प्रोब के बारे में बात कर रहे हैं। 40,000 हैकिंग के प्रोब मतलब ये कुछ भी नहीं है। लाखों के हैकिंग के प्रोब्स लोगों के वेबसाइट में, आपके भी जी न्यूज़ की वेबसाइट पे भी आते होंगे और ये करोड़ों तक भी जाते हैं छुट्टियों के दिनों में। दूसरी बात, अगर ये जो पार्ट है ये साइबर वॉरफेयर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़्यादा पार्ट है, ताकि हम इतनी बातचीत करें इन चीज़ों में और डराए लोगों को, तो चीन हमें उस हथकंडे में भी फंसाना चाहता है कि ये सब हम करते रहें। कोई भी जो साइबर वॉरफेयर करते हैं देश, वो इतना ऐलान करके कभी भी नहीं करता और ऐलान करके करने वाली चीज़ भी नहीं होती कोई भी वॉरफेयर जो होता है वो।
सिर्फ एक ही वॉरफेयर ऐसा होता है जो ऐलान करके किया जाता है, वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ताकि आप डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं और लोगों के बीच में हड़बड़ी मचे, और जिसपे हम अभी भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक आपने जो सवाल पूछा है कि क्या डेटा हमसे एक्सफिल्ट्रेट हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ से डेटा जा रहा है बाहर, और हमारे यहीं से नहीं, यूएस से भी जा रहा है। ये आईपीआर चोरी करना, टेक्नोलॉजी चोरी करना, ये चाइना की फितरत है, क्योंकि वो खुद तो कोई रिसर्च करते हैं नहीं ज्यादा, लेकिन बाकी जहां से रिसर्च के लिए डेटा मिलता है या टेक्नोलॉजी मिलती है, दोनों ही स्थिति में वो चोरी करते हैं। और ये प्रूव भी हो चुका है अलग अलग केसेस में कि जो आईपी एड्रेस मिले गए वो चाइना के होते हैं। लेकिन साइबर वॉरफेयर में अगर आप देखते हैं कि अगले 3-4 दिन से स्थिति बनी हुई है, लेकिन ऐसा कोई अटैक जिससे जो वार्निंग हमें आई थी 13 से, जैसे कि कहा गया था कि covid2020.gov.in, ये किसी और ने लिख के भेजा था, और किसी और ने ये भी कहा था कि covid2020@gov.in इस ईमेल से फिशिंग अटैक आएंगे करके। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उसके नीचे ये भी लिखा था कि ये स्नूपिंग अटैक हो सकते हैं, ताकि covid2020@gov.in ये सिर्फ आगे दिखेगा, लेकिन अंदर तो कोई ईमेल अलग होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष की पब्लिक जितने ज्यादा से ज्यादा अभी साइबर अवेयर भी हो चुकी है कि सिर्फ ऊपर का मेल नहीं देखती, उसका मेल एड्रेस भी चेक करती है। तो अभी इम्पोर्टेंट संदेश ये जाना चाहिए कि अगर ऐसा होने वाला है भी, तो आप सिर्फ ऊपर का मेल चेक नहीं कीजिए, लेकिन अंदर का जो ईमेल एड्रेस है उसे चेक कीजिए। तो फिर आप फिशिंग अटैक से भी बचे रहेंगे, कि ताकि ये gov.in से नहीं है, किसी और जो फिशिंग वाले अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनसे आपको ये ईमेल आया हुआ है, तो आपका डेटा नहीं जाएगा, आपकी जो बैंकिंग अकाउंट है वो फिश नहीं हो जाएंगे। और जैसे ये भी एक एप्रीहेंशन है कि कई कॉर्पोरेटिव लाइन पर आप बात को ले आए हैं, आप थोड़ा सा हम मामले को, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इससे बचेंगे कैसे, इस पर बात करेंगे। क्योंकि जैसा प्रशांत जी भी बता रहे हैं, बाकी एक्सपर्ट भी मानेंगे कि जो टिपिकली जो चाइनीज जो हैकर्स हैं उनका जो टारगेट यूएस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये देश ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब से हमारे यहाँ चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर टेंशन हुई है, ऐसा लग रहा है कि अचानक से इन सारे साइबर हैकर्स हैं, इन्होंने हमारी जो एसेट्स हैं उनको पहचानने की कोशिश की है, और सारा फोकस इनका हमारी तरफ हो गया है। कहा जा रहा है कि 200% ज्यादा जो है जून में मामले बढ़ गए। लेकिन इनसे बचें कैसे, आप कैसे बच सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? चलिए, तो क्या चीन से साइबर अटैक्स लगातार बढ़ रहे हैं, क्या हमें कोई थ्रेट है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, और मुंबई साइबर ब्रांच ने तो बाकायदा आइडेंटिफाई किया है कि 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं बीते 5 दिनों में ही। कैसे बचें, अब इस पर फोकस करते हैं। शुरुआत पवन जी से। पवन जी, एक आम आदमी कैसे बचे इन हमलों से अगर उसके पास आते, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारी शिकायतें भी आ रही कि उनके पास मैसेजेस आ जा रहे हैं मोबाइल में और उनको क्लिक कर दे रहे हैं तो उनका सब कुछ हैक हो जा रहा है। देखिए, बचने के लिए पहली चीज जरूरी है जागरूकता। अगर आपको आभास है कि इस आक्रमण से आप इंपैक्ट हो सकते हैं, तो आप ऑलरेडी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इस तरह के आक्रमण को और उसकी चेतावनी को बहुत लाइटली ना लें। ये मत सोचें कि केवल सरकार को नुकसान पहुंचेगा, कंपनियों को नुकसान पहुंचेगा, आपको पहुंच सकता है। तो उसको बचने के लिए कुछ आप कारगर कदम जरूर उठाएं। पहली बात, अपने जीवन में साइबर सुरक्षा को एक जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। ये मत सोचें कि साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है या कंपनियों की है। दूसरी बात, अपने डेटा का संरक्षण स्वयं करिए। डेटा का बैकअप जरूर लीजिएगा, सो दैट अगर आक्रमण की वजह से आपका डेटा नष्ट हो जाता है तो बैकअप्स आपके काम आएंगे। तीसरी बात, अपने डिवाइसेस को, फोन्स को अच्छी तरीके से सुरक्षित करने का प्रयास करें। मसलन अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम डाल लें, अच्छा फायरवॉल डाल लें, ताकि आपके डिवाइसेस सुरक्षित रह सकें। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो कृपया एसएमएस अलर्ट सेवा का आनंद जरूर उठाएं। कोशिश करें कोई भी अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने डिवाइसेस पे ना सेव करके रखें, क्योंकि मोबाइल को हैक करना आज बहुत आसान है। कोशिश ये करें कि जहां तक हो सके अपनी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उनको हर 2 दिन में एक बार नजर डाल लें। अगर कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन हुई है जिसका ताल्लुक आपसे नहीं है, तो उसके बारे में रिपोर्ट आपको जरूर करना है, बैंक को भी और पुलिस अधिकारियों को भी। और अल्टीमेटली सदैव जागरूक रहना है, बैकअप रखना है, मान के चलना है कि हमारे पे आक्रमण होगा, और उसके बाद धीरे धीरे अपना छोटा योगदान देना है, ताकि हम सुरक्षित होंगे। क्योंकि हम लोग एक इंडिविजुअल होने के नाते कड़ी हैं इस बहुत बड़ी चेन के, और ये चेन उतनी ही ज्यादा सशक्त होने वाली है जितने की सबसे कमजोर कड़ी। हमारा दायित्व बनता है कि हम अपना छोटा योगदान दें और उस चेन की कमजोर कड़ी ना बने।
ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि हम चीन की कमजोर कड़ी ना बन जाएं, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े हमारे एसेट्स हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, वहां पर तो इस बात को लेकर बाकायदा अलर्ट होता है। बहुत सारे लोग काम भी कर रहे होते हैं, हमारे बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन हम बड़ी कमजोर कड़ी बन जाते हैं। प्रशांत जी, हम कमजोर कड़ी ना बने, पवन दुग्गल जी की बात को आगे बढ़ाइए, आप क्या टिप्स देंगे? डेफिनेटली हम जो नागरिक है, जिसका खुद का पैसा है या जो टेक्नोलॉजी यूज करता है खुद के जीवन शैली को अच्छा करने के लिए और ज्यादा प्रगत करने के लिए, उसे ही सबसे ज्यादा सचेत रहना चाहिए, उसे साइबर अवेयर रहना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जो पवन जी बोले उसको आगे ऐड करना चाहूंगा कि मोबाइल बैंकिंग ऐसी स्थिति जब हो जाती है, जब देश कुछ वार्निंग दे रहा है, कई बड़े एजेंसीज वार्निंग दे रहे हैं, तो मोबाइल बैंकिंग मतलब मोबाइल पे फोन आके जो बैंकिंग होती है, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का माध्यम होता है, या एसएमएस वाली बैंकिंग आती है जहां कोई आपको लिंक आता है, ऐसी बैंकिंग को करना आप पूरी तरह से टालिए, क्योंकि कई बार आप कोई और मनस्थिति में होते हैं और ऐसे कहीं लिंक पे क्लिक कर जाते हैं और आपका पैसा चला जाता है। तीसरी बात है कि आप जो फेक न्यूज आपके मोबाइल पे आती है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको कई सारी न्यूज़ेस आती है, कई सारे लिंक्स आते हैं कि ये लिंक फैलाओ, ऐसा होगा वैसा होगा, इसका जो चैन है आप इसे तोड़ दीजिए, आप खुद ही इसे रोकिए, आप इसे आगे नहीं फैलाएं। चौथी बात ये करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई घाटा हो जाता है या आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, साइबर हादसा, तो कृपया करके आपके आजू बाजू वाले में या आपके जो सोसाइटी में है, आप उसे फैलाएं, ताकि आपकी जो गलती से दूसरे लोग भी सीखे उसको। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो एडवाइजरीज आती है आपके फोन पे आती है, आजकल तो पीडीएफ फाइल्स में आती रहती है, आप इसे पढ़े, सिर्फ फॉरवर्ड ना करें। कई लोग सिर्फ फॉरवर्ड का धंधा करते हैं, ऐसे फॉरवर्ड करते हैं, खुद उसे पढ़ते नहीं, तो कई लोग जो फॉरवर्ड करते हैं सबसे ज्यादा वही फंस जाते हैं इसके अंदर। तो आप इसे खुद पढ़े भी, लोगों को पढ़ के फिर उसका अर्थ जिनको नहीं समझता है वो समझाए, वर्नाक्युलर मीडियम में समझाए, उनकी भाषा में समझाए। और भारत सरकार को भी चाहिए कि ये जो एडवाइजरीज निकालते रहता है, इसे कई लैंग्वेजेस में निकाले, ना सिर्फ इंग्लिश में निकाले, हिंदी में निकाले, मराठी में निकाले, गुजराती में निकाले, जितनी सारी भाषाएं प्रमुख उसमें अगर निकालती है तो ये अवेयरनेस काफी जैसे डीपली फैलता है। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो साइबर अटैक क्या है ये हम समझाने में काफी अच्छी कोशिश करते रहते हैं कि डीडोस अटैक क्या है, कि बहुत सारे कंप्यूटर संगणक जो है अलग अलग देशों से एक ही संगणक पे जब हमला करता है और वो जो ओरिजिनल उसका जो यूजर है उसको रोकता है कि सर्विसेज पाने से, मतलब डिनायल ऑफ सर्विस, ओरिजिनल सर्विस उसे पाने नहीं देता है। जैसे कि अभी जी बिजनेस का अगर किसी को टीवी देखना है, जी ये न्यूज देखना है, तो ऐसी वायात रिक्वेस्ट उस पर भेज देगा लाखों में, ताकि जो ओरिजिनल इसका व्यूअर है वो जी बिजनेस का चैनल नहीं देख पाएगा, तो उसे यही दिखेगा कि वेबसाइट फाउंड वेटिंग फॉर रिप्लाई, मतलब वो देख नहीं रहा है, वेबसाइट चल रहा है लेकिन उसे आभास हो रहा है, लेकिन वो देख कुछ नहीं रहा है। ऐसे अटैक्स जो है ना, जो आपके बिजनेस को रोक देंगे, ऐसे अटैक्स बढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए तो आपकी बात भारतीय, जो आपने जैसे बराबर कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी जो है ये लगातार इनसे लड़ रही है, ऑफेंसिव डिफेंसिव साइबर वॉर कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ये कोवर्ट वॉर होता है, ये जो सिविल टाइम्स में भी, नॉर्मल टाइम्स में जब वॉर जैसी स्थिति ना हो तभी भी हमारी एजेंसीज जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पेस में इसको लड़ती रहती है। और हम भी काफी मजबूत अपनी साइबर टीम रखते हैं, सब जगह पे हमारे जितने भी फोर्सेस है उनकी टीम अपनी है, और सब जो एजेंसीज है उनकी भी अपनी टीम है। तो ये कांस्टेंट ये वॉर चलते रहता है, तो डरने की कोई जरूरत आप जो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, उनका तो अपनी आर्मी है, लेकिन इंडिविजुअली हम भी सतर्क रहें। और बिल्कुल आपने सही कहा, इसको लाइटली बिल्कुल ना लें और सिर्फ फॉरवर्ड कर दिया आपने, ये मत समझे कि आपके काम की इतिश्री हो गई, उसको बाकायदा अपने जीवन में भी अमल करें और अवेयरनेस भी फैलाएं। सचिन, मैं आपसे फटाफट से समझना चाहूंगा, ये कुछ दिन पहले जो सरकारी एजेंसीज हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 50 से ऊपर जो एप्स हैं, और उसमें प्रमुखता सबसे ज्यादा जिस पे बात हुई वो हुई जूम और टिकटॉक पे। क्या वाकई में ये एप्स जो हैं ये कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं हम लोगों के लिए? सबके मन में कंफ्यूजन है, और क्योंकि ये चीन से ताल्लुक रखते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जी, मतलब ये बेसिकली जैसे जूम जो था, जब ये अप्रैल में बहुत फेमस हो गया था, तो ऑलरेडी इसके 5 लाख यूजर आईडीज और पासवर्ड्स हैक होके बाहर आ चुके थे। और ऐसे माना जाता है कि जूम और टिकटॉक के जो सर्वर्स है वो चाइना में बसे हुए हैं। अभी फिलहाल जूम तो उसको डिनाई कर रहा है, लेकिन जूम फुल्ली भी डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो 50 एप्लीकेशंस है बेसिकली, इनके जितने भी सर्वर्स है वो ऐसे माने जाते हैं कि वो सारे चाइना में है। और इनकी जो परमिशंस है, जैसे इनकी जो परमिशन होती है, काम एप्लीकेशन लोड होता है एक चीज करने के लिए, जैसे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन परमिशन लेते हैं लोकेशन की, बाद में स्टोरेज की, एक्स्ट्रा XYZ एक्स्ट्रा और
और परमिशंस ले लेते। उसके वजह से जैसे प्रशांत जी भी बोल रहे थे, इंफॉर्मेशन जो है ये जितने भी एप्लीकेशंस है ये बेसिकली ऐसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उस व्यक्ति के बारे में, उस फोन के बारे में, ताकि वो इंफॉर्मेशन आगे जाके उनको मिसयूज कर सके या उस इंफॉर्मेशन से उनका कुछ फायदा उठा सके करके। तो ये जितने भी 50 एप्लीकेशंस है ऐसे बोले जाते हैं कि सिंस सर्वर्स आर इन चाइना और दे आर एनीवेज वाया इनडायरेक्टली सपोर्टेड बाय द चाइनीज इटसेल्फ, ये इंफॉर्मेशन गैदर करके आगे जाके उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज ही करने वाले, मतलब ऐसे मानते हैं। इसके लिए इसको थोड़ा जितनी भी अपनी एजेंसीज है उन्होंने बोला है कि अगर हो सकेगा तो इसका यूज ना करें, क्योंकि इसके सामने अपने पास और एप्लीकेशंस है करके बेसिकली। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर माली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सचिन डेडिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के चीन की ये एक नई साजिश हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसीज इस पर डेफिनेटली काम भी कर रही होंगी, लेकिन जैसा पवन जी और माली जी ने कहा कि सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहना है, आपकी भी इंडिविजुअल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप छोटे से छोटे जो थ्रेट्स हैं उनको हल्के में ना लें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जागरूक रहें और बचें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।